दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर। इसमें आप जानेंगे राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा, राजनीतिक संस्कृति के घटक और निर्धारक तत्व, राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं तथा राजनीतिक संस्कृति और लोकमत में प्रमुख समानता और अंतर क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। तो सामान्य रूप से अगर जो देखें तो राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर किसी समाज या देश के लोगों के उन साझा विश्वासों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों, भावनाओं का समुच्चय है जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था को दिशा देते हैं और ये तय करती है कि नागरिक राजनीति को कैसे समझते हैं और उसमें कैसे भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य 3 घटक हैं। संज्ञानात्मक यानी राजनीतिक प्रणाली और उसके कामकाज के बारे में लोगों को कितनी जानकारी और समझ है। दूसरा भावात्मक यानी सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता के मन में कैसी भावनाएं यानी जुड़ाव है। और तीसरा मूल्यांकनात्मक यानी नागरिक राजनेताओं, नीतियों और निर्णयों के बारे में क्या राय रखते हैं। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर एक समाजशास्त्रीय अवधारणा से प्रेरित है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है और राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है और ये राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति जन्मजात नहीं होती बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी आधार पर इसको स्थिर न कहकर गतिशील माना गया है क्योंकि किसी भी देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना और संस्थाएं राजनीतिक संस्कृति को आकार देती हैं। अब आइए देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। दोस्तों राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड ईस्टन ने पर्यावरण, स्पिरो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया है। तो याद रखिएगा, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण माना है, डेविड ईस्टन ने पर्यावरण और स्पिरो एक विचारक हैं, इन्होंने राजनीतिक शैली नाम दिया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सबसे पहले अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमंड और पावेल हैं। इन्होंने इसकी यानी राजनीतिक संस्कृति की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है और आमंड और पावेल के अनुसार दोस्तों राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं या अभिवृत्तियों की शैली है। एलन बाल एक विचारक है, इन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में उसे परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। और इसी तरह तुलनात्मक राजनीति के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं लुसियन पाई। दोस्तों लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सिडनी बार्बा के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति में आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वो व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं दोस्तों राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है और अपेक्षा है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं
कि जो राजनीतिक संस्कृति है इसके कुछ घटक होते हैं यानी कंपोनेंट्स होते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नामक दो घटक शामिल हैं। पहला है अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव। अगर आप किसी के प्रति अभिमुख हैं तो या तो वो आप उसकी प्रति प्रवृत्तिगत हैं या आपका झुकाव है। आमंड और पाविल ने अभिमुखीकरण के 3 घटकों का जो है उल्लेख किया है, जिसमें ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। दोस्तों, आमंड और पावेल के अनुसार जो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है उसमें राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति सजगता से इसका अर्थ लिया जाता है। भावात्मक अभिमुखीकरण का अर्थ इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भावावेग हैं और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन होता है। राजनीतिक विषय दूसरा है। तो अभिमुखीकरण के 4 विषय होते हैं राजनीतिक विषयों में। इसमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं और नीतियां तथा राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति शामिल होता है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व देखिए, सबसे पहले तो इतिहास है। किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपरा, प्रचलित मूल्यात्मक प्रणाली और संरचनाओं के द्वारा होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी तो वहाँ कुछ अर्धविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक और अलोकतांत्रिक हो सकती है। इसी तरह इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहाँ के राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। इतिहास के बाद धार्मिक विश्वास राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं किस प्रकार की होंगी इस बात को भी निर्धारित करते हैं। भौगोलिक परिस्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महती भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय अथवा अफ्रीकी देश से भिन्न होगी, ये आप जान लीजिए। अब इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक आर्थिक परिवेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक आर्थिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता आदि से भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है और आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों की जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपेक्षाओं और जीवन शैली का स्तर भिन्न हो जाता है। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में विचारधाराएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, मीडिया तथा प्रेस, शिक्षा आदि की भी भूमिका राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में होती है। अन्य तत्वों में आप देख सकते हैं कि शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी संपूर्ण संस्कृति के राजनीतिक अंश को संदर्भित करती है। इसमें वे मूल्य, मान्यताएं और मानदंड शामिल हैं जो व्यक्तियों को अपने सरकार से जोड़ने में मदद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताएं कौन सी हैं इसके बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, देखिए राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं,
इसके अलावा उसकी जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं और उसके नागरिकों की आकांक्षा, सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके और सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। तो राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसका जो स्वरूप है वो समन्वयकारी स्वरूप है। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है और राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होनी चाहिए। दूसरा, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण है। तो राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता और व्यवस्था का स्वरूप। तीसरा, राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इसका स्वरूप अमूर्त होता है। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भांपा जा सकता, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। चौथी विशेषता इसकी गतिशीलता है। तो राजनीतिक संस्कृति अस्थायी नहीं, जड़ नहीं, बल्कि गतिशील होती है। व्यक्ति और समाज के जीवन मूल्य, परिस्थितियां और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलने के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। अब आइए जानते हैं राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति ये ज्ञान देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास और कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेषतः लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वो व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कई अन्य उपागमों की तरह 1950-60 के दशक में उभरे इस उपागम पर भी यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके अस्थायित्व और अस्थायित्व के कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा करना शुरू किया। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी पूर्व शर्तों के बीच संबंधों को समझने की चेष्टा की गई और इन संबंधों पर विचार करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि दोनों विश्व युद्धों के बाद भी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतंत्र या संस्थाएं सुरक्षित रहीं, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली के संवैधानिक ढांचे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। इटली जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहां संवैधानिक ढांचे होंगे वहां धीरे धीरे उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी। 1950 और 60 के दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों के संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात का उदाहरण था कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है और इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। तो इस तरह लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था वे अपूर्ण सिद्ध हुए और इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हुए राजनीति के अध्ययन के लिए इसे महत्वपूर्ण मानती है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संविधान होगा वहाँ पे व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी, बल्कि वो अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान गैब्रियल आमंड और सिडनी बार्बा द्वारा 1963 में लिखित पुस्तक द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मैक्सिको के लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण किया था। विशेष रूप से एक ओर ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में अंतर का खुलासा किया गया। और आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान, यानी समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है।
अन्य शब्दों में, एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है, क्या वो सरकार के सामने अपने आप को विवश महसूस करता है अथवा अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने और न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है, और क्या वह समझता है कि शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। सार रूप में व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्रवाई के प्रति किस तरह का है और ये राजनीतिक संस्कृति द्वारा कैसे प्रभावित होता है। तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति है वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है, और व्यक्तियों के अभिमुखीकरण, अभिविन्यास, अभिवृत्तियाँ, मनोभाव, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करने में। अब आइए राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है और इसके कौन से प्रकार हैं। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार ये है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप में और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। इस आधार पर आमंड और बारबा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। एक तो संकीर्ण संस्कृति, दूसरा अधीन संस्कृति, तीसरा सहभागी संस्कृति। संकीर्ण संस्कृति क्या है, इसको जानते हैं। दोस्तों, संकीर्ण संस्कृति के अंतर्गत नागरिकों को न तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है, न ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। अधीन यानी सबऑर्डिनेट या प्रजाभावी संस्कृति के अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती है। तीसरी सहभागी संस्कृति, इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और आनुभविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। एक तो आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति है। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था दूसरा प्रकार है। फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उपसंस्कृतियों और परिणामस्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियां दृष्टिगोचर होती हैं। तीसरा गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। तो एशिया और अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। और चौथा आप जान लीजिए सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती। तो एशिया, अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन, उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश ये सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों में आते हैं। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फाइनर ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यूनास्तरीय राजनीतिक संस्कृतियों की चर्चा की है। तो इसमें परिपक्व में सैन्य सत्ता की भूमिका जो होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको जानना जरूरी है। तो परिपक्व व्यवस्था में फाइनर के अनुसार जो परिपक्व व्यवस्था होती है उसमें सैनिक सत्ता की स्थिति न्यून होगी और बाकियों में बढ़ जाएगी। वाइसमैन ने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों, संकुचित, पराधीन और सहभागी, तथा 3 मिश्रित जो है राजनीतिक संस्कृतियों, संकुचित पराधीन, सहभागी और संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है। इन वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में ये वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जन भागीदारों की दशा की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति और अभिजनवादी संस्कृति का भेद किया जाता है। सामान्यतः जन संस्कृति की अपेक्षाएं अभिजनवादी संस्कृति से भिन्न होती हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय होती है।
भारत में 1990 के पूर्व और उसके बाद की राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण। दोस्तों, आमंड और बरवा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुण, विश्वास और मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। तो सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण एक दूसरे से जुड़े हैं। राजनीतिक संस्कृति जो है वो व्यक्ति के मूल्य, मनोभावों, अभिवृत्तियों का समुच्चय होता है, जिससे उस व्यक्ति की राजनीति के प्रति जो है उसके अपेक्षाओं या मनोभावों का पता चलता है। दूसरा ही चीज़ राजनीतिक समाजीकरण जो है उसमें ये माना जाता है कि राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण ही राजनीतिक समाजीकरण है। दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति का जो चलन होता है उसमें कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह और राजनीतिक दल, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप जान लीजिए कि राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मान्यताओं, मानकों, मूल्य, विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। ये आवश्यक नहीं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचों में ढल जाएं, लेकिन इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता अवश्य बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहनशक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतया राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उपसंस्कृतियों में बटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना जरूरी होगा। अब आइए लास्ट में देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है इसके बारे में। दोस्तों, आमंड, पावेल, सिडनी बर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया है, राजनीतिक संस्कृति उपागम को। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है तब से इसका महत्व राजनीतिक प्रणाली के रूप में बहुत अधिक है। इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया है। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए सोचने पर विवश किया है। और तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयास किया है। चौथे, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने ये बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। और अंत में इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से संपन्न समाजशास्त्र बन गया है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र और राजनीति की धारणाओं को संयुक्त रूप से या एक साथ संयुक्त करके अध्ययन किया जाता है। तो संस्कृति जो है एक सामाजिक अवधारणा है, लेकिन जब उसमें हम उसका दायरा राजनीति के क्षेत्र में शामिल कर देते हैं तो राजनीतिक संस्कृति नामक जो एक नई अवधारणा का जन्म होता है, जो कि सामान्य संस्कृति के एक भाग के रूप में हमारे सामने आता है। निष्कर्ष रूप में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। जब से आमंड और बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना प्रस्तुत की है, तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है जो राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं और अभिवृत्तियों का नाम है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक सिडनी बर्बा, आमंड पावेल, एलन बाल, हिंज यूलाऊ और लुशियन पाई हैं। आमंड ने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है: आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य व्यवस्था, पूर्वी औद्योगिक राज्य व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे BA, MA और साथ ही साथ ये कंपटीशन के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।